हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर में हम राइट टू प्राइवेट डिफेंस या प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपके एग्जाम्स के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये जो राइट टू प्राइवेट डिफेंस है, ये आईपीसी के जनरल एक्सेप्शन के ही चैप्टर में सेक्शन 96 से लेकर 106 तक दिया गया है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि ये प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार क्या है और इसकी जरूरत क्यों है। देखा जाए तो कोई भी राष्ट्र, चाहे वह कितना ही साधन संपन्न और शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन वह हर व्यक्ति की सुरक्षा नहीं कर सकता। इसलिए हर राष्ट्र के पास प्राइवेट प्रतिरक्षा से संबंधित ऐसी विधि का होना आवश्यक है जिसमें उसकी परिधि और सीमाओं को स्पष्ट रूप से बताया गया हो। कोई भी राज्य अपने नागरिकों को कायर नहीं बनाना चाहता, अतः आक्रमण के समय प्रत्येक व्यक्ति को आक्रमण को रोकने का अधिकार होना आवश्यक है। यदि किसी व्यक्ति पर कोई अचानक हमला कर देता है तो राज्य से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह तुरंत की तुरंत आकर उसकी रक्षा कर लेगा। तो इसीलिए हर व्यक्ति को अपने ऊपर होने वाले आक्रमण से खुद की रक्षा करने का अधिकार होना आवश्यक है और यही प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है। ये जो प्रतिरोध है वो तभी कर सकता है जब उसे विधि द्वारा बल प्रयोग करने का अधिकार दिया गया हो, और आईपीसी की सेक्शन 96 से लेकर 106 में यही किया गया है। सेक्शन 96 हर उस व्यक्ति को पूर्णतः दोष मुक्त करती है जो जब यह साबित हो जाए कि उसके द्वारा किया गया कार्य प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के अंतर्गत किया गया है। तो हम सेक्शन 96 देखते हैं। सेक्शन 96 के अकॉर्डिंग कोई बात अपराध नहीं है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में की जाती है। यानी यदि व्यक्ति ने कोई कार्य प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में किया है तो उसका कोई आपराधिक दायित्व नहीं होगा। हम इस सेक्शन में देखते हैं कि यहाँ आत्म प्रतिरक्षा, सेल्फ डिफेंस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि प्राइवेट डिफेंस का प्रयोग किया गया है, और ऐसा जानबूझकर किया गया है। इसका कारण यह है कि ये अधिकार केवल स्वयं के शरीर और संपत्ति की प्रतिरक्षा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें अन्य व्यक्तियों के शरीर और संपत्ति की रक्षा करने का अधिकार भी शामिल है। तो इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कि क्या अभियुक्त ने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अंतर्गत कार्य किया है, न्यायालय को परिस्थितियों को उनके संपूर्ण परिवेश में देखना होगा। प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग किसी व्यक्ति द्वारा तुरंत हमले को विफल करने के लिए या आसन्न खतरे को टालने के लिए होना चाहिए। बल प्रयोग का युक्तियुक्त होना आवश्यक है, अर्थात उतना ही बल प्रयोग किया जाना चाहिए जितना हमले को विफल करने के लिए आवश्यक है। ये अधिकार किसी से बदला लेने के लिए या प्रतिकार के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है, और जैसे ही खतरे की आसन्नता समाप्त हो जाती है वैसे ही ये अधिकार भी स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। अब हम इसमें कुछ केस देखते हैं। सबसे पहले दत्तू गेणु वर्सेस स्टेट 1974। इस मामले में मृतक दत्तू गेणु की पत्नी पर सदैव ही टिप्पणी करता रहता था। एक दिन जब गेणु बाहर गया हुआ था तो उसने उसकी पत्नी का हाथ पकड़ लिया। गेणु के लौटने पर जब उसकी पत्नी ने उसे इस विषय में बताया तो उसे गुस्सा आया और वह मृतक के पास गया और उसकी हत्या कर दी। तो यहाँ न्यायालय ने प्राइवेट प्रतिरक्षा के तर्क को नामंजूर कर दिया क्योंकि खतरे की आसन्नता समाप्त हो चुकी थी। अगला केस है ओमकार सिंह वर्सेस स्टेट 1974 का। इस मामले में न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि यदि कोई दो व्यक्ति एक दूसरे को चुनौती देकर खुले मैदान में लड़ रहे हों तो उनमें से किसी को भी प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का लाभ नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है बहादुर वर्सेस स्टेट 1992 का मामला। इस मामले में कोर्ट ने कहा कि जहां अभियुक्त कोई और डिफेंस का आर्गुमेंट देता है या कोई भी डिफेंस का तर्क नहीं देता और न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि उसने वह कार्य प्राइवेट प्रतिरक्षा के अंतर्गत किया है, तो न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह उसे इसका लाभ दे। अधिवक्ता की किसी भी भूल के कारण अभियुक्त के लिए न्याय का दरवाजा बंद नहीं किया जा सकता है।
तो ये जो राइट टू प्राइवेट डिफेंस का अधिकार है जो 96 में दिया गया है, उसको आगे सेक्शन 97 में एक्सप्लेन किया गया है। सेक्शन 97 के अकॉर्डिंग सेक्शन 99 में अंतर्विष्ट नियमों के अधीन हर व्यक्ति को अधिकार है कि वह मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले किसी भी अपराध के विरुद्ध शरीर और किसी अन्य व्यक्ति के शरीर की प्रतिरक्षा करें। यानी आप अपने शरीर की रक्षा के लिए भी प्राइवेट डिफेंस के यूज कर सकते हैं और किसी अन्य व्यक्ति के शरीर की रक्षा के लिए भी उस अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। और ऐसा प्रयोग किसी भी ऐसी अधिकार के अपराध के विरुद्ध किया जा सकता है जो मानव शरीर पर प्रभाव डालता है। और जो मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध हैं वो आईपीसी के चैप्टर 16 के अंतर्गत दिए गए हैं, जिनमें बताया गया है कि कौन कौन से मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध हैं। तो जिनमें मर्डर भी होगा, आपराधिक मानव वध भी होगा, जिसके अंदर सेक्सुअल हैरेसमेंट, रेप जैसे महिलाओं के विरुद्ध अपराध भी शामिल होंगे। तो ऐसे सभी अपराध चैप्टर 16 के अंदर दिए हुए हैं। साथ ही प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार ऐसे किसी कार्य के विरुद्ध की चोरी, लूट, रिश्ती या आपराधिक अत्याचार की परिभाषा में आने वाला अपराध है, या जो चोरी, लूट, रिश्ती या आपराधिक अत्याचार करने का प्रयत्न है उसके विरुद्ध अपनी या किसी अन्य व्यक्ति की चाहे जंगम या चाहे स्थावर संपत्ति की रक्षा करने का भी अधिकार होगा। जैसे मानव शरीर के विरुद्ध अपराध चैप्टर 16 में दिए गए हैं, ऐसे ही संपत्ति के विरुद्ध अपराध आईपीसी के चैप्टर 17 में दिए गए हैं। लेकिन प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उन सभी अपराधों के विरुद्ध नहीं है जो चैप्टर 17 में दिए गए हैं। केवल चोरी, लूट, रिश्ती और आपराधिक अत्याचार या इनके प्रयत्न के विरुद्ध ही प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार दिया गया है। यदि ऐसा कोई अपराध चाहे अपनी या किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति के विरुद्ध किया जाए तो उसके खिलाफ व्यक्ति को प्राइवेट डिफेंस का अधिकार होगा। संपत्ति जंगम भी हो सकती है और चाहे वह स्थावर भी हो सकती है। तो चोरी सेक्शन 378 में है, लूट 390 में, रिश्ती को 425 में और आपराधिक अत्याचार को 441 में डिफाइन किया गया है। ये जो अपराध है इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो आज हमने सेक्शन 96 और 97 डिस्कस की। आगे की ये राइट टू प्राइवेट डिफेंस के जो सेक्शंस है वो हम अगले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।